विज्ञान की कक्षा क्लास में मैं श्याम सुंदर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पहला यूनिट जो है न्याय की पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले जो है 60 पार्ट अपन वीडियो पूरे कर लिए थे और अब नेक्स्ट जो है वो आपके सामने आज अपन पढ़ते हैं। उसमें चल रहा था अपने न्याय के प्रकार चल रहा था। उस दिन लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था सामाजिक न्याय पढ़ लिया था, राजनीतिक न्याय अपन पढ़ चुके थे। सामाजिक न्याय में फिर एक बार आपको दोहरान कर देते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभावपूर्ण व्यवहार, नागरिक एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में, या फिर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो उन्हीं चीजों को अपन सामाजिक अन्याय की संज्ञा देंगे। और उन्हीं चीजों को दूर करना, समाज को उन चीजों से मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है, सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। न्याय में हम देखें तो न्याय में मूलभूत रूप से प्राचीन काल में, प्रारंभिक काल में जो न्याय के प्रकार जो लिए जाते थे उनमें मूल रूप से न्याय के प्रकार जो थे उनमें कानूनी न्याय और नैतिक न्याय, दो प्रकार के न्याय माना जाता था। तो न्याय की जो मूलभूत या प्राचीनतम जो अवधारणाएं हैं, प्रकार हैं, वो कौन कौन से आते हैं, नैतिक न्याय और दूसरा आता है कानूनी न्याय। लेकिन वर्तमान काल में समय बदलता गया, पहले उदारवाद, फिर इसके बाद वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण बढ़ता गया। तो उस हिसाब से जो है समाज में भी राजनीति विज्ञान ने कुछ चीजों को जो है अंतरनुशासनात्मक अध्ययन जो अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था उसके द्वारा कुछ चीजों को अन्य समाज विज्ञानों से ग्रहण किया और उसके बाद न्याय में भी कुछ चीजों को और शामिल किया गया। और न्याय में बढ़कर के दो क्षेत्र मूल थे, उसके अलावा बाद में जो शामिल किए गए उनमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय को भी महत्वपूर्ण स्थान वर्तमान में राजनीतिक विचारकों के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं सामाजिक न्याय पर देखें समाज में एक चीज में बोलना चाहते हैं, समाज में किसी भी प्रकार की अन्याय, भेदभाव की जो स्थिति है उसको समाप्त करने के जो प्रयास किए जाते हैं उनको ही सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में अपन देखें प्रत्येक देश में अपना संविधान है, संविधान के द्वारा जो है अपन अपने भारत की बात करें तो भारत के संविधान के द्वारा भी सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयत्न किए गए। अनुच्छेद देखिए, मूल अधिकारों में अपन इसी क्लास में पढ़ेंगे आगे कि जो है मूल अधिकार जो है उनमें अनुच्छेद 23 और 24 जिसमें व्यवहार व्यवस्था को या स्त्री या बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार या उनका शोषण करना, उनका व्यापार वृद्धि करना, इन सबको क्या किया गया, गैर कानूनी घोषित या दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो ये इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 38 है, वे भी इसी प्रकार के न्याय की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक न्याय। दूसरा आता है अपना राजनीतिक न्याय। राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कार्य करने का अधिकार देना ही क्या कहलाएगा, राजनीतिक न्याय कहलाता है। देखिए, सभी व्यक्तियों को समान व्यस्त मताधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी वर्ग का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, या अमीर वर्ग से हो या कोई निर्धन वर्ग से हो, लेकिन सभी को ही एक वोट डालने का अधिकार दिया गया। निश्चित योग्यता होनी चाहिए। व्यस्त मताधिकार का मतलब है कि निश्चित आयु प्राप्त करने पर, जो कि अपने यहाँ प्रारंभ में 21 वर्ष थी और उसको वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया। तो 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को व्यस्त मताधिकार का अधिकार दिया गया है। तो ये भी कौन सा न्याय की स्थापना करता है, राजनीतिक न्याय। कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक योग्यताएं पूरी करता है, कोई भी बड़े से बड़े चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पद पर नियुक्त हो सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो चाहे वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ये सारे राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय के कुछ उदाहरण दें अपन तो व्यस्त मताधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक योग्यता पूरी करता है वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार, ये भी योग्यता पर आधारित है। तो ये सब राजनीतिक न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय की एक लाइन में अपन बोलना चाहेंगे कि सभी नागरिकों को राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक व्यवस्था में बिना भेदभाव के समान रूप से कार्य करने का अधिकार देना ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। अब ये दो अपन पढ़ चुके थे। तीसरा आता है अपना नैतिक न्याय। शब्द से लग रहा है नैतिक न्याय। जो सदाचार अपने शुरुआत में पढ़ा था, कुछ गुण, जैसे भारतीय अवधारणा धर्म पर आधारित है और पश्चिमी अवधारणा, पाश्चात्य अवधारणा जो है वो सद्गुणों पर आधारित है। तो नैतिक न्याय का संबंध होता है सदाचारपूर्ण जीवन से या नैतिक नियमों से। और नैतिक नियमों को अपन मान सकते हैं सदाचार, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, कर्तव्य पालन करना, करुणा, दया होना व्यक्ति के अंदर। ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, नैतिकता के सिद्धांत की, नैतिकता के बिंदु कह सकते हैं अपन, या सद्गुण कह सकते हैं।
तो नैतिक न्याय जो है किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर आधारित होता है। तो नैतिक न्याय की अवधारणा किस पर आधारित है? नैतिकता पर आधारित है। और नैतिकता क्या है? जिसमें व्यक्ति अपना सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करे, सदाचार पूर्ण आचरण करे। सदाचार पूर्ण आचरण का मतलब है इन चीजों पर आचरण होना चाहिए, अहिंसा, सत्य, करुणा, दया आदि पर अपने कर्तव्यों का पालन। ये सारी चीजें सदाचार पूर्ण आचरण के क्या कहलाते हैं? ये बिंदु कहलाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सदाचार पूर्ण आचरण व्यतीत करते हुए जो सर्वव्यापक प्राकृतिक नियम है उनका पालन किया जाए तो वहां पर किसकी स्थापना हो जाती है? नैतिक न्याय की स्थापना हो जाती है। तो नैतिक न्याय की अवधारणा जो है वो उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करे और जो प्राकृतिक नियम है सर्वव्यापक का मतलब है सभी जो जिनका पालन करते हैं और सभी उनका मान्य घोषित किया, सभी ने उनको स्वीकृति प्रदान की है। प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है कि अब से जब राज्य का अस्तित्व नहीं वाला 11वीं क्लास की चीजें हैं ये, जब राज्य अस्तित्व में नहीं आया था उससे पहले भी व्यक्ति थे, व्यक्तियों की समाज थे। उसी प्रकार कोई ना कोई एक जो है व्यवस्था थी जो उन लोगों को नियंत्रित करती थी, चाहे वो राजा के रूप में हो या और किसी रूप में हो। तो उसी को कहते हैं प्राकृतिक नियम की, जो राज्य के अस्तित्व में आने से पहले सभी नागरिकों के द्वारा जिन नियमों की स्थापना की गई थी और उनका पालन सभी के द्वारा स्वेच्छा से किया जाता था। लेकिन उनके पीछे किसी दंडात्मक शक्ति का प्रयोग कम होता था, बल्कि कौन सी शक्ति ज्यादा कार्य करती थी? नैतिक शक्ति ज्यादा कार्य करती थी। तो वो प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। जैसे जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसको जीवन जीने के अधिकार से बिना किसी उचित कारण के उसे उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो वो क्या हो गया? प्राकृतिक नियम हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में, अपने निजी व्यक्तित्व के बारे में जो है निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये भी क्या हो गया? प्राकृतिक नियम हो गया। लेकिन वर्तमान में जो नियम है, जो कानूनों का पालन किया जाए, जिन्हें अपन मूल अधिकार कहते हैं, उनको अपन प्राकृतिक नियम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब प्रत्येक देश में संविधान की जो सरकारें होती है, संविधान सभा निर्वाचित जो असेंबली होती है, उनके द्वारा कुछ नियमों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में उनको नाम दे दिया गया है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार या संविधान या राज्य के अस्तित्व में आने से पहले सभी लोग समाज के जिन नियमों का पालन करते थे उन्हें अपन प्राकृतिक नियम कहा करते थे। तो सीधी सी बात है कि नैतिक न्याय क्या है? नैतिक न्याय नैतिकता पर आधारित है, जो व्यक्ति के सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने पर बल देता है और सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए प्राकृतिक नियमों का पालन किया जाए तो ही नैतिक न्याय की स्थापना हो जाती है। कभी कभी एक नंबर पूछ देता है कि नैतिक न्याय के प्रमुख बिंदु बताइए। उसके लिए आवश्यक है अहिंसा, सत्य, करुणा, कर्तव्य पालन और कुछ ले सकते हैं अपन। तो ये हो गया नैतिक न्याय। दूसरा आता है अपना कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का मतलब है कि सरकार के द्वारा वर्तमान में जितनी भी सरकार है, जितनी व्यवस्था है, वो अपने नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए, अपनी शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए और भी काफी क्षेत्रों में जो है कुछ नियमों का निर्माण किया जाता है। तो उन नियमों का निर्माण जो सरकार के द्वारा कानूनों का या नियमों का निर्माण किया जाता है और उन नियमों का नागरिक विरोध नहीं करके उनके अनुसार ही पालन करते हैं स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप का मतलब है कि बिना किसी दंड शक्ति के उनके अपनी अनुमति प्रदान कर दी जाए, उनके अनुसार ही अपना कर्तव्य का पालन करें, तो उसे ही अपन कानूनी न्याय कहते हैं। लेकिन नागरिक उन कानूनों का सरकार के द्वारा जो कानून निर्मित किए गए हैं उनका पालन उसी स्थिति में करते हैं जब वो कानून जो है एक तो क्या होने चाहिए? न्यायोचित होने चाहिए। दूसरा, उनको सभी वर्गों पर, सभी नागरिकों पर समान रूप से, निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। तो न्यायोचित का मतलब है कि जो सभी व्यक्तियों के लिए जो है सुख की वृद्धि करते हैं और सभी लोगों के कल्याण पर आधारित हो, भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए। तो वो न्यायोचित होने चाहिए, तभी लोग उनका क्या करेंगे? पालन करेंगे। वरना एक वर्ग जिसको फायदा होगा वो तो उनका पालन करेगा, स्वीकार करेगा, जिस वर्ग को नुकसान होगा वो उनका विरोध करेगा। तो उस स्थिति में कानून का जो है पालन करना जो है संभव नहीं हो पाए। दूसरा, वो निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी हो जिसने कानूनों को जो है तोड़ा है, कानूनों को जो है उसका पालन नहीं किया है, तो उसको निष्पक्ष रूप से, समान रूप से दंड देने की व्यवस्था भी की जाए। तो कानूनी न्याय क्या है कि सरकार के द्वारा निर्मित जो भी कानून है नागरिकों द्वारा स्वाभाविक रूप से उनका पालन किया जाए और नागरिक तभी पालन करेंगे। या फिर कानूनी न्याय की स्थापना की दो शर्तें क्या है? तो वो शर्तें ये है कि तो कानून कैसे होने चाहिए? न्यायोचित होने चाहिए। पहली शर्त, ये कानून न्यायोचित होने चाहिए और दूसरा, इनको सरकार के द्वारा निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। दंड, कानून तोड़ने वाले को जो है दंड की व्यवस्था की जाए।
फिर आता है तीसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, जैसे राजनीतिक न्याय था तो राजनीतिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र में जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। इसी प्रकार समाज के अंदर समानता की स्थापना करना ही सामाजिक न्याय। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो न्याय की स्थापना है, समानता की स्थापना करनी है अपन को, तो उसे क्या संज्ञा दे दी जाती है? आर्थिक न्याय की संज्ञा दे दी जाती है। इसका अर्थ है कि आर्थिक क्षेत्र में देखिए समाज में दो वर्ग होते हैं, अगर जातीय वर्ण के हिसाब से देखें उस हिसाब से वर्ग होते हैं, हम आर्थिक हिसाब से देखते हैं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के हिसाब से, एक गरीब वर्ग होता है, एक धनिक वर्ग होता है। गरीब वर्ग जो है बहुसंख्यक होता है और धनिक वर्ग जो है अल्पसंख्यक समाज में पाया जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में गरीब और धनिक वर्ग के मध्य जो है विषमता जो है उसको कम करना, उनके अंदर जो मध्य में जो खाई है आर्थिक क्षेत्र में, उनके आर्थिक जीवन से संबंधित जो अंतर है उसको बढ़ने नहीं दिया जाए बल्कि उनको कम किया जाए। यहाँ एक शब्द और आता है कई जगह पर कि आज सीधा अपन ये बोल देते हैं, जैसे सामाजिक न्याय में सभी विषमताओं को, समाज में जितनी विषमताएं फैली हुई है उनको समाप्त करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। हम अपन अगर ऐसा करना चाहें कि आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना करना, आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक। तो ये संभव नहीं, क्योंकि आज तक चाहे वो प्राचीन काल से लेकर के आज तक, जबकि विकसित देश हो या विकसित देश हो या विकासशील देश हो, या किसी भी मध्यकाल, भूतकाल या वर्तमान काल में अपन देखना चाहें तो किसी भी व्यवस्था के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से समानता की स्थापना नहीं की गई है, चाहे उसमें कितने भी भरसक प्रयास कर लिए गए, और ना ही कभी हो सकती है आर्थिक क्षेत्र में समानता। केवल आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में जो भेदभाव है, जो अंतर चल रहा है गरीब और अमीरों के मतलब, कुछ लोगों के पास जो अल्पसंख्यक है उनके पास बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं, और बहुसंख्यक वर्ग है उनके पास कई ऐसे हैं जिनके पास दोनों टाइम के भोजन के लिए व्यवस्था नहीं है, या तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं है, शिक्षा वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे जो धनिक और अमीर वर्ग है, अमीरों का संपत्ति बढ़ रही है, गरीब होते जा रहे हैं, अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं, तो ये अंतर नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि सरकार को या व्यवस्था को ऐसा प्रयास किया जाए आर्थिक क्षेत्र में कि उनके मध्य गरीबी और अमीरी के अंदर जो अंतर है उसको क्या करना है? अपन को कम करने का प्रयास करना है, तो वही आर्थिक न्याय कहलाता है। तो ध्यान रखिए, आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना करना किसी के बस की बात नहीं है, न कभी हो सकी है, न होगी और न हो सकती है। तो आर्थिक क्षेत्र में केवल गरीब और धनिक वर्ग के मध्य जो विषमता है, जो अंतर है, उसको क्या करना है? अपन को कम करना ही जो है आर्थिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय कब स्थापित होगा, अंतर कब कम होगा? जब राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, आर्थिक नीतियां या योजनाएं बनाई जाए, तो वो धनिक वर्ग को ध्यान में रख करके नहीं बनाई जाए, बल्कि बहुसंख्यक वर्ग कौन है? गरीब निर्धन वर्ग है, उसको भी ध्यान में रख करके जो है नीतियों का, आर्थिक नीतियों का निर्माण या योजनाओं का निर्माण किया जाए। तो उसे अपन ये कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए या गरीब और अमीर के मध्य जो विषमता है उसको अंतर कम करने के लिए राज्य के द्वारा जब संसाधनों का वितरण किया जाता है, तो वितरण करते समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए। संसाधनों का मतलब है जो भी योजनाएं चलाई जा रही है। आज अपन देखते हैं मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क आवास योजना, प्रधानमंत्री राशन वितरण, आजकल जो है गरीब परिवार को गेहूं, चावल और दाल, अभी वर्तमान में जो है लॉकडाउन के अवधि लगाया गया। तो ये सारी योजनाएं जो अपन कहते हैं राज्य के द्वारा जो संसाधनों का वितरण किया जा रहा है, वो गरीब वर्ग को यानी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को, गरीब वर्ग के लिए भी ऐसा नहीं है सारी योजनाएं गरीब वर्ग के लिए बनाई जाए, धनिक वर्ग के लिए भी अपन को बनाना। तो गरीब वर्ग जो भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है, चाहे वो गरीब है, धनिक वर्ग से है, किसी वर्ग से है, उसको ध्यान में रख करके ही सरकार के द्वारा अपनी योजनाओं का या अपनी नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। वही कहलाता है संसाधनों का वितरण करें, और किसके आधार पर करें? व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाए। यहाँ आर्थिक न्याय में कभी कभी ये पूछा जाता है कि आर्थिक न्याय में उदारवादी विचार और समाजवादी विचारधारा में क्या अंतर है? तो ये देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूं मैं। उदारवादी विचारधारा में क्या अंतर है? तो यहाँ अपन कह सकते हैं उदारवादी जो विचारधारा है, आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, तो उदारवादी विचारधारा खुले आर्थिक क्षेत्र में, खुले क्षेत्र का जो है, खुले आर्थिक क्षेत्र का समर्थन करती है। वर्तमान में अपन देखते हैं वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें जो है, निजीकरण, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? उदारवादी विचारधारा आ जाती है। उदारवादी विचारधारा जो है आर्थिक क्षेत्र में सरकार के कार्य क्षेत्र को कम करना चाहती है, बल्कि नागरिकों को, व्यक्तियों को खुली छूट प्रदान करना चाहती है। तो उसे कहते हैं उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में किसका समर्थन करते हैं? खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन
करते हैं। और इसे अपन वर्तमान में कह सकते हैं वैश्वीकरण कह लीजिए, भूमंडलीकरण। तो अर्थव्यवस्था का समर्थन करना चाहती है, यानी इस क्षेत्र में ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कम से कम जो है हस्तक्षेप किया जाए, बल्कि व्यक्तियों को उस क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। जिसके पास संपत्ति है वो अपने उद्योगों की संख्या बढ़ाए, वो अपने प्लांटों की संख्या बढ़ाए, और जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं करे। दूसरा आता है इसमें समाजवादी विचार। क्या कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा जो है वो ये कहती है गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर पैदा कर रहे हैं उन संपत्तियों को राज्य के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाए, उनको सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दी जाए, सरकार अपने क्षेत्र में ले ले और उनका उपयोग समाज के लिए किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब और अमीर के बीच समाज में जो अंतर है तो समाजवादी ये कहते हैं कि जो है उनमें हमेशा विषमता रहती है, कि दोनों ही वर्गों में जो है संघर्ष बना रहता है, और जिसे वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी जाती है, जो समाज के लिए शांति अशांति की स्थापना करती है। तो ध्यान रखिए, उदारवादी किसका समर्थन करते हैं? आर्थिक क्षेत्र में खुली अर्थव्यवस्था का करते हैं। और समाजवादी जो है वो जो है किसका समर्थन करते हैं? तो वो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सरकार, जो निजी संपत्ति है उसको सरकारी क्षेत्र में शामिल करने का या उसका समाजीकरण करने का प्रयास या उसका उद्देश्य रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।